नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको केमिस्ट्री की लास्ट क्लास बता रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो कुछ है सब मैं करीब करीब बता चुका हूं। और ये जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं एटम यानी कि परमाणु। दरअसल इसके अंदर ना बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैंने एक एक करके बतानी है, तो प्लीज इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसे मैंने बड़ा ही छोटा सा फॉर्म में बनाया है, लेकिन इसमें सब कुछ है जो कुछ होना चाहिए किसी भी पदार्थ को बताने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये क्लास के एटम या परमाणु क्या है। चलिए बताते हैं परमाणु। तो परमाणु जो है मतलब किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है कि पदार्थ की छोटी इकाई परमाणु कहलाती है, लेकिन उसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है कि वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म। सबसे पहले बताते हैं एटम शब्द की उत्पत्ति। तो जो एटम शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है एटोमियो से। तो जो एटोमियो शब्द है इस शब्द से बना है एटम। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं उसके आगे की बात। तो एटम यानी परमाणु। तो परमाणु की जो प्रकृति है वो इस तरह से है कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता वह परमाणु है। ठीक है, कहने का मतलब एन एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंट फॉर्म इन नेचर। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाने वाला पदार्थ का वह छोटा से छोटा तत्व, ठीक है, वो एटम कहलाता है। तो ये एटम की वो होगी। दूसरी बात, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, उन सब में जो सबसे पहले अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो एटम होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो पदार्थों को अगर जोड़ा जाए या उनकी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के स्तर पर जो भाग लेती है रासायनिक अभिक्रिया में वो एटम ही होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है अभिक्रिया में। ठीक है, उसके बाद जो परमाणु का सिद्धांत दिया, तो परमाणु का सिद्धांत दिया सबसे पहले जॉन डाल्टन ने, है ना। अब जॉन डाल्टन ने सिद्धांत क्या दिया? तो जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो बिंदु दिए हैं वो ये है कि सबसे पहला बिंदु ये था कि प्रत्येक पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो कि परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये कण अविभाज्य हैं, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ये एक फिक्स इकाई है जो टूटती नहीं है, अविभाज्य कण है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था जॉन डाल्टन का। और अगर बात करें कि तीसरे की, तो किसी भी तत्व के मतलब कोई भी एक तत्व है उसके अंदर जितने भी परमाणु पाए जाते हैं उन सब के गुण धर्म समान होते हैं। गुण धर्म बोलते जैसे द्रव्यमान, दूसरा उनका स्थान घेरने की स्थिति, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया करना। ठीक है ना, ये है उनके गुण धर्म। तो किसी भी एक पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं, ये कहा जॉन डाल्टन ने। उसके बाद उन्होंने एक और बिंदु दिया, चौथा बिंदु। तो उसमें कहा कि जो अलग अलग परमाणु मतलब जो अलग अलग तत्व हैं, ठीक है, मान लीजिए एक पोलोनियम है एक कार्बन है, तो इन दोनों तत्वों के जो परमाणु होंगे उनके गुणधर्म अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, ये भी जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया। इस चित्र द्वारा केवल ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जैसा कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ के सभी परमाणुओं के गुणधर्म एक समान होते हैं। तो ये जिसमें दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि कोई अगर एक पदार्थ है उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे उनके गुणधर्म समान होंगे। जैसा कि आपको इनमें सब में दिख रहा होगा कि एक ही पदार्थ के परमाणु हैं और ये एक ही तरह से काम कर रहे हैं। ये सभी गुणधर्म, ये सभी सिद्धांत उन्होंने अपनी परमाणुवाद के अंतर्गत बताए। तो जॉन डाल्टन द्वारा जो ये बातें बताई गई ये कही गई परमाणुवाद जॉन डाल्टन का। उसके बाद अगली बात कहें कि परमाणु संरचना का पहला मॉडल। तो जो परमाणु की संरचना है
उसका जो सबसे सर्वप्रथम जो पहला मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, कि होता क्या है, कैसे बना होता है, परमाणु की संरचना किस प्रकार की है। उसके बाद आगे बताएं कि नाभिकीय भौतिकी का जनक जो कहा जाता है वो रदरफोर्ड को कहा जाता है। नाभिकीय भौतिकी मतलब कि एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, इसकी जो बात बताई ये रदरफोर्ड ने बताई है ना। उसके बाद नाभिक के चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, मतलब नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो नील बोहर ने बताया कि नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, फिक्स कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स उनके चारों तरफ घूमते हैं, ये बताया नील बोहर ने। अब बात करते हैं नाभिक की और नाभिक के बारे में। तो बता दूं कि नाभिक का जितना भी आवेश होता है वो उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन्स के कारण होता है। ठीक है ना। दूसरी बात सवाल ये आता है कि किसी भी परमाणु का आवेश कहां से पता लगता है, तो किसी भी परमाणु का आवेश जो अवस्थित होता है वो नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी परमाणु का जो तो द्रव्यमान होता है वो भी हमारा नाभिक के अंदर ही होता है, नाभिक से ही हम बता सकते हैं इसका द्रव्यमान कितना है। अब होता क्या है कि नाभिक के चारों तरफ ना एक दीर्घ वृत्ताकार में कुछ कण चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, उनकी जो बताया उनके बारे में वो जे थॉमसन ने बताया कि एक नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर काटने वाले कणों को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इनके ऊपर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। दूसरी बात, इनका जो आवेश होता है वो 6.02 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम आवेश होता है इनके ऊपर, कूलाम में होता है इसका नापना, कूलाम। ठीक है। दूसरा मैंने यहां लिखा कि नेगेटिव आवेश होता है। दूसरा, जितनी भी कैथोड रेज बनती हैं, कैथोड किरणें जो बनाई जाती हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही बनाई जाती है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्थितिक ऊर्जा होती है, बेशक वो दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं लेकिन नाभिक का ही तो लगाते हैं, तो इनके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगली बात है कि अगर अक्रिय तत्व, वो तत्व सभी अक्रिय होते हैं जिनके बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरे हों और वो किसी और से क्रिया ना करें, तो सारे तत्व अक्रिय होते हैं। ठीक है। दूसरी, इनका जो कक्षा वितरण होता है वो होता है 2 इंटू n⁻2 के फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे मैं बता रखा है। चलो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक बार इसको डिफाइन करके बताता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए हमें किसी भी परमाणु की पहली कक्षा निकालनी है, तो पहली कक्षा निकालने के लिए n बराबर कक्षा, तो 2 इंटू पहली कक्षा की पावर 2, तो क्या आएगा 2 गुना 1 बराबर 2, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करें दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 4 इजिकल टू 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसे पूरी करने के लिए, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 9 बराबर 18। इसी तरह से ये क्रम चलता चला जाएगा किसी भी अणु में, किसी भी परमाणु में ये पता करने का कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। जैसा कि मेरे पास ये कोबाल्ट के परमाणु का 3D एनिमेशन है और मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से व्यवस्थित होता है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस जगह अवस्थित होते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि होता कैसे है। तो इसका जो बीच का सेंट्रल पोर्शन है ये हमारा नाभिक है, इसके अंदर मिलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स इजिकल टू पी इजिकल टू प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज और एन फॉर न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं। ये है प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की स्थिति। अब बात करूँ बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो बाहर जो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं ये हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, और ये जो बटे होते हैं इनके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 इंटू n की पावर 2। तो ये फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग इसमें ये इनका विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर कक्षा का, और n बराबर होती है वो कक्षा जौन सी कक्षा के आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है जी,
ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति। अब आप यहाँ देखें तो जैसा कि वहाँ गोल कक्षाएं दिखाई हुई थी, ये हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। बिल्कुल इसी तरह से सेम यही कंडीशन, यही फॉर्मेशन होती है किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर लगाने की। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बीच में नाभिक है, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाभिक में हैं, ठीक है। और बाहर जो ये चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऋण आवेशित पिंड, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एनियन। तो होता ये है कि वो सभी तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने के लिए एक या दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, तथा वो किसी ऐसे तत्व के साथ क्रिया करें जिसकी बाहरी कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो, तो वो बाहरी तत्व उन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इस तत्व को दे देता है, और इस तत्व की बाहरी कक्षा पूरी हो जाती है और उसकी भी कक्षा पूरी हो जाती है जो भीतरी कक्षा थी, तो वो त्याग करके धनावेशित हो जाता है और ये प्राप्त करके ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। तो सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि वे तत्व जो किसी और से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, वे सभी तत्व ऋणावेशित कहलाते हैं, और वे तत्व जो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दें, वो सभी तत्व धनावेशित कहलाते हैं, ठीक है। ये है तरीका धनावेशित पिंड का, ऋणावेशित पिंड का। तो ऋणावेशित पिंड जो होते हैं वो अधातु होते हैं, और धनावेशित जो होते हैं वो सभी धातु होते हैं। अगर हम बात करें धातुओं की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक दिशा में होना विद्युत धारा प्रवाह है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा प्रवाह है। तो जब किसी धनावेशित क्षेत्र में या किसी भी धातु में हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, तो वो धनायन में बदल जाता है और अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और वो बहने लगते हैं। तो वो जो बहाव है ना, वही विद्युत धारा प्रवाह है, ठीक है ना। ये होता है धनावेशित पिंड के कारण। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन छिद्र क्या होता है। दरअसल नीचे देखिए कि विद्युत ऊर्जा के प्रवाह के कारण, अगर हम किसी चीज में विद्युत ऊर्जा प्रवाह करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो उच्च ऊर्जा प्राप्त होने के कारण वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जिस कारण से उनके बीच में रिक्त स्थान छूट जाता है। वो जो रिक्त स्थान है ना छूटा हुआ, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन छिद्र, ठीक है। अगला है हमारा अणु क्या है। अब अणु की बात बताएं तो अणु के बारे में जो सर्वप्रथम आज तक बताया है हमारे यहाँ भारत में, वो भारत में ऋषि हुए हैं कणाद, ठीक है। तो कणाद ऋषि ने सर्वप्रथम अणु की अवधारणा दी, ठीक है। अणु के बारे में और क्या बताएं, तो अणु की एक विशेषता यह है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी भी बंध द्वारा, रासायनिक बंध द्वारा या किसी भी और प्रकार का बंध जैसे आकर्षण बल द्वारा अगर जुड़ जाते हैं, तो उस जुड़ने से बना हुआ जो तत्व है वो कहलाता है अणु, ठीक है। ये डिफरेंस है अणु में और परमाणु में। परमाणु होता है, मैं आपको दोबारा एक परिभाषा बता रहा हूं, बहुत सही से ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, बाकी बात एक ही रहेगी पूरी परिभाषा में, लेकिन एक शब्द बदल जाएगा जो परमाणु और अणु को अलग करता है, ठीक है। मैं एक बार बता रहा हूं, दोबारा ध्यान सुनिए कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, ठीक है। तो एनी एटम नॉट बी एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, कोई भी परमाणु बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता, यह है परमाणु। और होती क्या, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, अब दूसरी बताता हूं, इसकी परिभाषा सेम बिल्कुल यही कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वह अणु कहलाती है, ठीक है। दोबारा बताता हूं कि किसी भी पदार्थ की वह छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वह अणु कहलाती है, यह डिफरेंस। और परमाणु के किसी भी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती वह परमाणु कहलाती है, ठीक है। ये डिफरेंस था परमाणु में और अणु में। अब एक बात और बता दूं बीच में कि कोई तत्व परमाणु है कि अणु है, आप इसे कैसे पता करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे बात करूं मैं आपसे He, तो हीलियम का है ना, और इधर लिख दें CO2, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये जो है ये तो अणु है, और ये जो है
ये परमाणु है, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, देखिए CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये CO ये कोबाल्ट है। डिफरेंस नहीं समझ में आया? दोबारा देखना, पता है क्या फर्क है? जितने भी अणु होंगे उनके दोनों तत्व जो होंगे, मतलब दोनों वर्ड जो होंगे इंग्लिश के, वो कैपिटल लेटर्स में लिखे होंगे, और जितने परमाणु होंगे उसका पहला वर्ड कैपिटल में और दूसरा वर्ड स्मॉल में लिखा होगा। ये भी एक डिफाइन किया जाता है इस तरह से। दूसरी बात क्या होगी कि अगर आपकी बात हो रही होगी अणु के बारे में, तो उसके आगे न्यूमेरिकल फॉर्म होगी 2 3 4 5 एनीथिंग। लेकिन जितने भी अणु हो, सॉरी जितने भी परमाणु होंगे उनके आगे कोई न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होगी, वो अपने उसमें होंगे, जैसे Al Ag, ठीक है ना, Au। इस तरह से कहने का मतलब इनमें कोई और तत्व मिलकर के इन्हें नहीं बनाया गया है। जैसे CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड मिलके बना है, इसलिए वो अणु है। ठीक है, तो ये फर्क है अणु और परमाणु में। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यानी कि वो जो परमाणु का क्रमांक हो वो हमारा एटॉमिक नंबर। तो नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। सीधी बात है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है ना। और परमाणु भार क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके जो होता है वो परमाणु भार होता है। एक खास बात और, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी डिफाइन है। वैसे मैं ये बात बता चुका हूं अपनी जो मेरे जो केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर था, मैंने उसमें इस बारे में बताया था कि समस्थानिक समभारिक क्या होते हैं, पर फिर भी जब यहाँ पे बात आ रही है और इससे रिलेटेड है तो इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 11 Na, ठीक है, ये है किसका, सोडियम का 11 Na 23, तो ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका परमाणु भार है। ये भार है और ये क्रमांक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको बहुत सही समझिए कि 11 का मतलब है कि सोडियम का जो नाभिक है उसमें 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन हो तो आप इससे नाभिक की बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कक्षा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक मिल जाए तो आप उस तत्व की संपूर्ण जानकारी दे सकते हो, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिवाइड हैं। बात करें हम 11 की तो पहली कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आएंगे और तीसरी कक्षा में रह जाएगा 1। एन स्क्वायर वाले से बचा ना 8 और 10, तो 1 ही तो रह गया। जैसा कि हमने बताया कि इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे पास जो धातुय क्रमांक है इसका वो 11 है, तो 11 क्रमांक होने की वजह से हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब 11 को किस किस फॉर्म में डिवाइड करना है, तो 2n की पावर 2 हमारे पास फॉर्मूला था। तो पहली कक्षा में 2 होनी चाहिए, तीसरी में 8 होनी चाहिए, चौथी में बचे में से घटा लेंगे तो हमारे पास 1 ही रह गया था। तो सोडियम जो एक धातु है, मैंने आपको उस दिन बताया था जब मैंने धातु पढ़ाए थे कि सबसे नरम धातुओं में सोडियम भी होता है एक, है ना। तो सोडियम एक नरम धातु है और ये क्या काम करेगा, जब किसी और के साथ क्रिया करेगा तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाएगा और अपनी दोनों कक्षाएं पूरी कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे करता है धनायन वाला कार्य। ये तो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा डिवाइड करना। अब बात करते हैं इसकी 23 की, तो हमारे पास 11 तो हमारे पास प्रोटॉन है। अब भार क्या होता है, तो परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। तो क्या करते हैं, अगर हम 23 में से 11 घटा दें तो बचा कितना, 12। तो इसमें 12 प्रोटॉन है, सॉरी 12 न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो हमारे इसके बराबर होते हैं ना। आया समझ कुछ, तो चलो डिफाइन कर देते हैं। इसमें 11 तो हो गए प्रोटॉन, 11 हो गए इलेक्ट्रॉन और 12 हो गए न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता,
इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे का बॉन्ड इस तरह से रखते हैं कि बैलेंस बना के रखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो इसमें किसमें, सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 12 हो गए हमारे न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार क्या होता है, इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होता है, यानी कि 11 और 12 को न्यूट्रॉन देख लीजिए कि ये प्रोटॉन कितने हमारे प्रोटॉन निकल गए हमारे 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे 12, दोनों को जोड़ दो तो 23। ये हमारा परमाणु भार, ठीक है, समझ आया। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये डिफरेंस है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में। अब बात करें कि कितनी तरह के बॉन्ड, तो जो अगर बात करें जो हमारे जो तत्व हैं ये, इनमें जो बॉन्ड होते हैं रासायनिक बंध बोलते हैं या केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये केमिकल बॉन्ड जो होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। एक है सहसंयोजक बंध, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। एक है आयोनिक बॉन्ड, जिसे बोलते हैं ध्रुवीय बंध। एक होता है वंडर वाल्सन बंध, ठीक है, इसे इंग्लिश में भी वंडर वाल्सन बंध ही बॉन्ड बोलते हैं। अब बात आए कुछ नई बात के संभारिक, समस्थानिक या समन्यूट्रिक क्या होता है। तो संभारिक का मतलब होता है वो तत्व जिनका भार समान हो। भार समान का मतलब समझ लीजिए कि जिनके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के आने वाली संख्या बराबर रहे, वो सभी तत्व संभारिक कहलाते हैं। समस्थानिक वो जिनके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या समान रहे, वो समस्थानिक कहलाते हैं, या जिनका स्थान जो है ये समान हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तीसरी बात समन्यूट्रॉनिक, वो जिन तत्वों में जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, तो वो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं वो तत्व। अब लास्ट में 2 चीजें बची, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। किसी भी नाभिक को तोड़ा जा सकता है या 2 नाभिकों को मिला करके जोड़ा जा सकता है। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि किसी भी नाभिक के साथ कोई भी ऐसी क्रिया कराई जाए जिससे वह नाभिक 2 हिस्सों में टूट जाए, तो इसको प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को मतलब मैनेज किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने प्रयोग के अनुसार, ठीक है। अगली हमारी नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय विखंडन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सूर्य पे चल रही है। जो सूर्य है उसमें जो प्रक्रिया होती है जिस कारण से हमें प्रकाश मिलता है, वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा मिलता है। इसका मतलब यह है कि 2 छोटे नाभिक मिलकर के, यानी सूरज पे हाइड्रोजन और हीलियम के 2 नाभिक मिलकर के एक तीसरा नाभिक बनाते हैं, जिसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, बेहिसाब ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जितनी ऊर्जा सूर्य उत्पन्न कर रहा है, करीब करीब इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है एक बार में, क्योंकि वहां नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। और इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं कि 2 छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक कि नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है। दूसरा, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का जो प्रयोग होता है हमारे यहाँ पे, वो परमाणु बम में होता है, ठीक है। परमाणु बम जो होता है हमारा, उसमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया इस्तेमाल होती है। और नाभिकीय संलयन किसमें होती है, तो इसे बोलते हैं अणु बम। अणु बम, तो जो अणु बम है उसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया इस्तेमाल होती है, प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि अगर एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाए नाभिकीय संलयन, तो इसे रोका नहीं जा सकता, ये अपने आप ही रुकेगी, लगातार चलती रहेगी, आप इसे स्टॉप नहीं कर सकते। और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया अगर शुरू हो जाए तो आप इसे रोक सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, धीमा या तेज कर सकते हो। क्योंकि जितने भी हमारे विद्युत रिएक्टर आज इस्तेमाल होते हैं, उन सब में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा ही मैक्सिमम ये प्रक्रिया शुरू की जाती है। बाकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के रिएक्टर भी काफी बनाए जा चुके हैं, उन पे कार्य भी चल रहा है। ये था हमारा रासायनिक विज्ञान का परमाणु से संबंधित एक टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये मुख्य बात है जो आपको देखना था कि न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, प्रोटॉन्स की खोज रदरफोर्ड गोल्डस्टाइन ने की थी, इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। इस बारे में जितना संबंधित है, साफ है, काफी है, ठीक है। तो प्लीज मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए।
जैसा कि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो एक सहसंयोजक बंध होता है जो कि इस फॉर्मेशन द्वारा दिखाया जा रहा है, जिसमें दो छोटे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं तथा इनके बीच में जो बनने वाला बंध है वो कोवलेंट बॉन्ड है, जिसे सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और इसमें H2 यानी कि हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नाभिकीय संलयन, यानी कि जब दो नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, दरअसल ये दो नाभिक हैं और इनका जब फ्यूजन हुआ तो इन्होंने हीलियम बनाया। ठीक है ना, एक ट्राइटियम है जो आप देख पा रहे हैं और नीचे ड्यूटेरियम है, तो दोनों मिलकर के एक नाभिक बनाते हैं जिससे हीलियम बनती है। ये मैंने आपको इसमें बताना था कि किस तरह से नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ पे एक मॉडल है जो कि एक परमाणु रिएक्टर का मॉडल है और इसमें दिखाया जा रहा है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे रॉड्स लगे हुए हैं, ये वो चैम्बर है जहाँ पे हमारा परमाणु विखंडन प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व हमारा इसी के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो चारों छड़ें दिख रही हैं, ये मान लीजिए ये कैथोड रेज हैं जो परमाणु प्रक्रिया को धीमा या तेज़ करने में काम आती हैं। और आगे बात करूँ इसकी, तो ये भारित जल है जो कि रिएक्टर को ठंडा रखता है और यहाँ से उठने वाली भाप इस कंबाइन को घुमा रही है और इस कंबाइन के घूमने से यहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है जो कि हम लोगों के पास तक जा रही है। ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया द्वारा हम मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर इस प्रकार से काम करता है और हमको लगातार बिजली देता रहता है। इसके अंदर प्रयोग होने वाली जो प्रक्रिया है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों।